आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हाल ही में रिलीज हुई है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। ये फिल्म वाकई में बहुत अंडररेटेड है लेकिन बेहद शानदार है। इसमें जो डरावने सीन है वो वाकई में रूह कंपा देने वाले हैं। इस मूवी का नाम है सुमाला। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो कहानी शुरू होती है 1976 में, यानी कि साल 1976 में समारंग गांव के जरुगुंग बाजार से, जहां हम कुछ बच्चों को खेतों में गेंद से खेलते हुए देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के का पिता बाहर आता है और उसे कहता है कि शाम होने से पहले घर लौट आना। अब्दी भी मान जाता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ शाम तक खेतों में खेलता रहता है, लेकिन शाम को सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अंधेरा होने ही वाला था, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त ट्रिस और खेलना चाहते थे। खेलते खेलते उनकी गेंद फसलों के बीच में चली जाती है। अब्दी तब ट्रिस से कहता है कि वो कल गेंद ले लेंगे। अब्दी को साथ लेकर फसलों के बीच चला जाता है। रात हो चुकी थी जब वो गेंद ढूंढ रहा था, लेकिन गेंद मिल नहीं रही थी। अब्दी एक बार फिर उससे कहता है कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन ट्रिस बिना गेंद के नहीं जाना चाहता था। तभी उसे महसूस होता है जैसे फसलों के बीच में कोई है, और जब वह उस तरफ जाता है तो एक राक्षस जैसी लड़की ट्रिस की गेंद लेकर वहां खड़ी थी। उसे देखने के बावजूद ट्रिस को अपनी गेंद ही चिंता है और वह उस लड़की के पास जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो देखता है कि उस लड़की ने ट्रिस के सिर पर पत्थर मारकर उसे मार डाला है। यह देखकर अब्दी तुरंत भागता है और गांव वालों को बुलाता है। अब हैरानी की बात यह है कि उस जगह पर ट्रिस की लाश नहीं थी, लेकिन वहां बहुत सारा खून पड़ा था। उस समय कुछ गांव वालों ने नदी के पास कुछ देखा, और जब वे सब वहां जाते हैं तो नदी के पत्थर पर ट्रिस की सड़ी हुई लाश मिलती है। यह देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। अब अगले दिन ट्रिस के पिता को लगता है कि अब्दी उस लड़की के बारे में कहानी बना रहा है। हालांकि ट्रिस को तो अब्दी ने ही मारा होगा, क्योंकि आखिरी बार वो उसी के साथ था। इसलिए वह अब्दी को सजा देना चाहता है, लेकिन तभी अब्दी का पिता गांव वालों के सामने उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर शब्दो वहां आते हैं, जिन्हें अब्दी की बातों पर पूरा विश्वास था। वे कहते हैं कि ट्रिस को सुमाला ने जरूर मारा होगा, और इसका मतलब है कि वह अभी भी गांव में मौजूद है। और फिर सभी मिस्टर शब्दो की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब मिस्टर शब्दो सुमाला की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। यह उस समय से 29 साल पहले की बात है, यानी साल 1947 की। अब उस समय हम गांव के सबसे अमीर आदमी सोजीमान और उनके चाचा को देखते हैं। अब सोजीमान की पत्नी का नाम लाफस्थारी है। उनकी शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सोजीमान का चाचा चाहता था कि वह अपनी जमीन बेचकर फैक्ट्री बनवाए ताकि उसे अच्छा मुनाफा हो। उसने अपनी जमीन तो बेच दी थी, लेकिन सोजीमान ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। यह उसके परिवार की निशानी थी। लेकिन तभी उसका चाचा धमकी देते हुए कहता है कि यह जमीन गोहांग संकारा परिवार की है और उनका भी इस जमीन पर हक है। और क्योंकि सोजीमान की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए वह जल्द ही जमीन बेचने जा रहा था। अब सोजीमान को यह सुनना अच्छा नहीं लगता, और जब वह अपनी पत्नी लाफस्तारी से अकेले में बात करता है तो साफ साफ कहता है कि अगर वह 1 साल के अंदर उसे बच्चा नहीं दे सकती तो वह दोबारा शादी कर लेगा। लाफस्तारी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और बाहर रोने चली जाती है। जहां उनके घर के बाहर एक शेड में 2 मजदूर बात कर रहे थे। लाफस्तारी को उनकी दादी तुकीना के बारे में पता चलता है, जो किसी भी औरत को गर्भवती करवा सकती थी। उनके तरीके बहुत खतरनाक थे। उनके बारे में जानने के बाद लाफस्तारी तुकीना के पास जाने का फैसला करती है और अपने घर में काम करने वाली एक महिला के साथ वो तुकीना के घर जाना शुरू कर देती है। तुकीना के घर जाने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी, जिसे या तो नाम का एक आदमी पार करवाता था, और अब वो नदी पार करके लाफस्तारी और सम को तुकीना के घर छोड़ देता है। लाफस्तारी अकेले तुकीना के घर अंदर जाती है। तब तुकीना साफ साफ उसे बताती है कि उसकी शक्तियां अलग है। वो काला जादू इस्तेमाल करती है जो उसे शैतान से मिलता है। तुकीना उसे गर्भवती करवा सकती थी, लेकिन इससे लाफस्तारी को शैतान के साथ एक शर्त से बंधना पड़ेगा। उसे जुड़वा बच्चे होंगे।
एक इंसान की बेटी होगी जो खूबसूरत और दयालु होगी, लेकिन दूसरी शैतान की बेटी होगी जो बदसूरत और खतरनाक होगी। लाफस्तारी की सिर्फ एक शर्त थी कि उसे अपनी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे से और प्यार से 10 साल की उम्र तक पालना होगा। उसके बाद जैसे ही वे 10 साल की हो जाएंगी, शैतान अपनी बच्ची को ले लेगा और लाफस्तारी अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह सकती है, जो इंसान होगी। लेकिन एक चेतावनी थी कि अगर लाफस्तारी शैतान की बच्ची को नुकसान पहुंचाती है तो लाफस्तारी के पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और उनके घर में कुछ भी अभी जैसा नहीं रहेगा। लाफस्तारी डर गई थी, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह शैतान के साथ डील करने को राजी हो जाती है। फिर तुकीना एक रस्म करती है जिसमें वह किसी के खून में कुछ चीजें मिलाकर लाफस्तारी को देती है। वह कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी। इसके साथ ही लाफस्तारी के शरीर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका पेट थोड़ी देर के लिए सूज जाता है। अब तुकीना की रस्म इससे पूरी हो जाती है और वह लाफस्तारी को बताती है कि वह 2 महीने बाद गर्भवती हो जाएगी और लाफस्तारी इस बात से बहुत खुश होती है। अब 2 महीने बीत जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि लाफस्तारी सचमुच गर्भवती थी। सोजीमान इस बात को जानकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत गांव वालों को इस बारे में बताता है और बहुत सी चीजें पहले गांव में मशहूर हुआ करती थीं जो बहुत से अमीर लोग करते थे। वह पूरे गांव को खुशी से सुनाया करता था कि उनका बच्चा आने वाला है। खैर, वह लाफस्तारी के साथ अपने बच्चों के नाम के बारे में सोचने लगता है और उसने एक लड़की का नाम सुमाला और दूसरी लड़की का नाम कुमाला सोचा, क्योंकि जैसा यहां बताया गया था कि उसे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। इसके बाद हम लाफस्तारी की नहाने की रस्म देख सकते हैं और अब वह दिन आता है जब लाफस्तारी को डिलीवरी होनी थी। तब वह अपने कमरे के सोफे पर बैठे शैतान को देखती है। अब जब पहली लड़की पैदा होती है तो वह बहुत शांत थी। उसे देखकर सभी को लगा कि वह मर गई है, लेकिन वो लाफस्तारी को इस बारे में नहीं बताती और उसे और जोर लगाने के लिए कहती है। इसके बाद एक और लड़की पैदा होती है जो देखने में बहुत डरावनी थी और वो विकृत भी लग रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सोजीमान अंदर आता है और सबसे पहले वो अपनी मरी हुई बेटी को देखता है। उसे देखकर वो बहुत परेशान होता है, लेकिन अब जब वो अपनी जिंदा बच्ची के पास जाता है तो उसे देखकर और भी गुस्सा आता है, क्योंकि वह दूसरी लड़की विकृत पैदा हुई थी, यानी वह शैतान की बेटी थी। ये देखकर वो तुरंत बाहर से एक बड़ा खंजर लाता है और उस विकृत लड़की को मारना शुरू कर देता है। लाफस्तारी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसने शैतान के साथ डील की थी, लेकिन सोजीमान को शैतान की डील के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे मार देता है। लेकिन तभी अचानक वह दूसरी लड़की जो अब तक शांत थी, वह अचानक रोना शुरू कर देती है। अब सोजीमान इस बात से बहुत खुश होता है और वे सुखीर से कहता है कि गांव वालों को इस बारे में बताए। इसके साथ कहानी 3 साल बाद आती है, यानी 1950 में, जहां हम देखते हैं कि जो लड़की बच गई थी उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था, लेकिन वो बाईं तरफ से विकलांग है। 3 साल को होने के बाद भी वो ठीक से नहीं बोलती थी। सोजीमान और लाफस्तारी इस बात से परेशान थे। उस समय हम सोजीमान के कुछ रिश्तेदारों को उसके घर पर बैठे देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सोजीमान भी बचपन में विकृत पैदा हुआ था, जिसके कारण वो ठीक से नहीं चल पाता था। तब मिसेस दर्मी नाम की एक महिला ने उसकी मालिश की थी और वो ठीक हो गया था। लेकिन वे कुमाला को भी उनके पास ले गए थे, लेकिन उसकी मालिश का कोई असर नहीं हुआ। लाफस्तारी यह सब सुनती है और अब कुछ दिनों बाद जब कुमाला साइकिल से खेल रही होती है तो लाफस्तारी उसे खेलने से मना करती है। वो कुमाला उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे सोजीमान भी देख रहा था। कुमाला अब अपने कमरे में जाती है और अपना सिर बिस्तर पर मारना शुरू कर देती है। यह देखकर सोजीमान को लगता है कि कुमाला पागल है, तो अब वह उसे उसी शेड टाइप जगह पर खींचकर ले जाता है और उसे वहां बांध कर छोड़ देता है। फिर कहानी यहां से 1955 में आती है, जहां उसने कुमाला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वह विकलांग थी। वास्तव में किसी ने भी उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। उसे शेड में बांध दिया गया था। और अगर आपको शैतान के साथ की गई डील याद है तो दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पालना था, लेकिन यहां सोजीमान ने शुरुआत में ही शैतान की बेटी को मार डाला था और कुमाला के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और मेरा मानना है कि कुमाला की एक तरफ की विकलांगता शैतान का श्राप होगी। लेकिन एक दिन कुमाला किसी तरह वहां से निकल जाती है और बाजार चली जाती है, जहां कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे।
जैसे ही वे कुमाला को देखते हैं, वे उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और वे उसे बहुत मारते भी हैं। अब सोजीमान और लाफस्तारी ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन वे उसकी मदद नहीं करते, जो मुझे लगता है काफी गलत था। और कुमाला बस रोती रहती है। तो गुस्से में सोजीमान उसे पकड़कर वापस शेड में ले आता है और सुखीर से कहता है कि अपने शिकारी को बुलाए। दरअसल सोजीमान ने कुमाला को कई बार बाहर जाने से मना किया था, लेकिन कुमाला फिर भी बाजार चली गई थी। अब आंटी सैम, जो वाकई में कुमाला से बहुत प्यार करती थी, वे सोजीमान से गिड़गिड़ाती है कि वे उसे न मारे। लाफस्तारी भी सोजीमान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और वह कुमाला को शिकारी से बहुत बुरी तरह मारता है। फिर बाद में जब आंटी सैम उसकी दवाई लगा रही थी, तो कुमाला बस रो रही थी। वह बेचारी लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। फिर उसे शांत करने के लिए सैम उसे पियानो बजाने के लिए कहती है और वह उसे एक गुड़िया भी देती है जो उसने कुमाला के लिए बनाई थी। यानी आज कुमाला का 8वां जन्मदिन था। कुमाला भी उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। अब रात में जब वह गुड़िया के साथ सो रही होती है, तब कुमाला को अपने कमरे की अलमारी से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला की आत्मा है। वह कुमाला को बताती है कि वह उसकी जुड़वा बहन है। जैसे ही वो पैदा हुई, उसके माता पिता ने उसे मार डाला। जब सोजीमान ने ऐसा किया, और इसका कारण यह है कि वह खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। अब कुमाला शुरुआत में सुमाला की आत्मा से डर जाती है, लेकिन फिर सुमाला उससे ठीक से बात करती है और उससे वादा करती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह उसे बचाएगी क्योंकि वह उसकी बहन है। और ऐसा कहकर वह कुमाला को गले लगा लेती है। कुमाला को भी यह बहुत पसंद आता है। लेकिन फिर हम सुमाला की आत्मा को डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए देखते हैं, यहां तक कि उसका प्रतिबिंब कमरे के शीशे में भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह तो जाहिर है कि यह कैसा दिखता है। खैर, अगले दिन जब सोजीमान रात को अपना काम कर रहा था, तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी। लेकिन सोजीमान को उसके पियानो बजाने से भी बहुत चिढ़ होती है और वह इतना चिढ़ जाता है कि जाकर उसे थप्पड़ मार देता है, जिसे लाफस्तारी ने भी देखा। लेकिन उसके बाद भी वह अपने पति से कुछ नहीं कहती। यहां तक कि उसने खुद भी कुमाला को शांत नहीं किया, बल्कि उसने आंट सैम से उसे शांत करने के लिए कहा। यानी वह एक मां होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रही थी। अब वह इतने बड़े परिवार में शादी करके आई थी, जिसके कारण वह अपने पति से बहुत डरती थी। या यह कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे एक मां का कर्तव्य तो निभाना चाहिए था। खैर, आंट सैम उसे मजबूत होने के लिए कहती है और फिर कुछ सोचकर कुमाला सोजीमान के कमरे में जाती है और अचानक उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। सोजीमान उसे चलते और ठीक से खड़े होते देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पाता, इससे पहले कुमाला पास में पड़ी एक कलम उठाती है और सोजीमान के हाथ में घुसा देती है, जो वास्तव में किसी और ने नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा ने कुमाला से करवाया। मूल रूप से वो अपने पिता को कुमाला को मारने के लिए सजा दे रही थी। सोजीमान इसके लिए कुमाला को सजा देने के लिए खेतों में उसे क्रॉस बनाता है और उसे धूप में लटका देता है। कुमाला तब अपनी मां लाफस्तारी से मदद मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो बस वहां से चली जाती है, जिससे कुमाला बहुत गुस्सा होती है। और अब जब रात को लाफस्तारी, कुमाला और सोजीमान खाना खा रहे होते हैं, तो अचानक कुमाला को उसकी बहन ने पजेस कर लिया था। अब कुमाला भी पजेस हो जाती है और अपने कपड़े उतार देती है और खाने की मेज पर चढ़ जाती है और एक डरावने तरीके से वहां खाना खाती है। तो सोजीमान का दिमाग हिल गया। वह सुखीर से कहता है कि कुमाला को बांधे, लेकिन कुमाला सुखीर पर हमला कर देती है और सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब लाफस्तारी की नजर कुमाला के शीशे के प्रतिबिंब पर पड़ती है, जिसमें उसने सुमाला को देखा था, जिसे देखकर वह पागल हो जाती है। फिर वह बाहर भागती है और जब लाफस्तारी और सैम बाहर जाती है तो देखती है कि कुमाला बाहर मुर्गियों को मार रही थी और उन्हें कच्चा चबा रही थी। खैर, अगले दिन जब कुमाला होश में आती है तो आंट सैम उससे प्यार से बात करती है और पूछने की कोशिश करती है कि वह ऐसी अजीब चीजें क्यों कर रही है,
जिस पर कुमाला उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि वह यह सब नहीं कर रही है। ये सब असल में सुमाला की आत्मा कर रही है जो उनके साथ मौजूद है। वो लाफ्सदारी ने ये सब बाहर से सुन लिया था और उसे समझ आ गया था कि उसने डील तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वह बस खुद को विनाश से बचाना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से तुकीना से मिलने चली जाती है। अब आंट सैम ने भी उसे जाते हुए देखा था, इसलिए वह अपने बेटे शब्दों से कहती है कि थोड़ी देर कुमाला का ख्याल रखे, और वह लाफ्सदारी के पीछे चली जाती है। शब्दों असल में सैम का बेटा था, जो 1976 में गांव वालों को ये कहानी सुना रहा था। खैर, वह यहां कैसे पहुंचा हमें जरूर पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। लाफ्सदारी सीधे यांतो के पास जाती है। यांतो उन्हें बताता है कि तुकीना को पिछले महीने मार दिया गया था। ये सुनकर लाफ्सदारी और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि तुकीना के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। इसलिए वह परेशान होते हुए सैम को बताती है कि उसने गर्भवती होने के लिए शैतान के साथ डील की थी, यानी उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। अब सैम भी ये जानकर बहुत डर जाती है। इसके साथ कहानी अब 1 साल और आगे जाती है, यानी 1956 में, जहां अब कुमाला और बदतर होती जा रही थी। फिर भी सुखीर उसे शेड में ले जाता है और उसे चेन से बांध देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वास्तव में उसने उसे बाहर से भी ताला लगा दिया था। सैम अभी भी सोजीमान से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन सोजीमान के अनुसार कुमाला हर दिन जंगली होती जा रही है और इसलिए वह साफ साफ उसे खोलने से मना कर देता है। फिर हम सैम को देखते हैं, जो शेड के बाहर से कुमाला से बात करती थी। वह उसे बताती है कि चाहे वह कैसी भी हो, वह हमेशा उससे प्यार करेगी, और कुमाला के पास भी केवल सैम थी जो उसमें हिम्मत रखती थी। अब अगले दिन कुमाला अपने कमरे में बैठी है तो गांव के वही बच्चे नीचे आते हैं जो पहले बाजार में कुमाला को परेशान कर रहे थे, और वे अभी भी उसे गेंद से खेलने के बहाने नीचे बुलाते हैं। और जोनो नाम का एक बच्चा उसे विकलांग कहता है, और इस बार भी वे उसे बहुत मार रहे थे और उन्होंने उसके चेहरे पर मिट्टी भी डाल दी थी। सैम यह देखते ही उन बच्चों को भगाने आती है, लेकिन जाने से पहले जोनो गेंद से कुमाला के सिर पर मारता है। अब कुमाला रो रही है और फिर उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है, जो बस ये सब होते हुए देख रहे थे, और उन्होंने अभी भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। तो अब कुमाला उनसे नफरत करने लगती है। खैर, रात को कुमाला को अभी भी शेड में बांधा गया था। अब रात के खाने के दौरान लाफ्सदारी को लगता है कि शेड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोजीमान उसे इसके बारे में बताकर वहां नहीं जाने देता। लेकिन वहां हम कुमाला को देखते हैं जिसने खुद को मुक्त कर लिया था और वह सामान्य रूप से चल रही है, मतलब उसकी बहन ने उसे पोजेस कर लिया था। अब वह पास रखे एक बक्से से खंजर निकालती है और बाहर चली जाती है। फिर हम सुप्री को देखते हैं, जो उन बच्चों में से एक था जिसने कुमाला को मारा था। वह सोजीमान के घर के पास कुएं से पानी लेने आया था। तभी उसे झाड़ियों से किसी की आवाज सुनाई देती है और कुमाला झाड़ियों से उसके सामने आती है, जिसके पीछे सुमाला भी खड़ी थी, मतलब उसकी आत्मा। उसे इस तरह देखकर सुप्री बहुत डर गया था, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, कुमाला उसे पकड़ लेती है, खंजर से उसकी पीठ पर वार करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वह उसके सिर पर भी हमला करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम सुक्रो और करियो को देखते हैं। वो वही बच्चे थे जो पहले उसे चिढ़ाया करते थे। कुमाला उनके पास जाती है और उन्हें डराती है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। अगली सुबह गांव वाले लापता बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। इसलिए वो अगले दिन पास के गांव जाने का निर्णय लेते हैं। तब तक सभी बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि सूरज डूबने के बाद कोई भी घर से बाहर न निकले। अब जोनो और उसके साथी इस बारे में चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सुक्रो, करियो और सुप्री मजाक में कहीं छिप गए हैं, क्योंकि वो 3 दिनों से गेंद खेलने के बाद वापस नहीं लौटे। उस समय वे एक घर में अकेले बैठे थे। तभी घर के बाहर कुमाला एक गेंद लाती है और उनका मजाक उड़ाने के लिए उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है। अब जोनो और बाकी लोग फिर से उसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं
और उसे परेशान करने के बारे में सोचते हैं तो एक बच्चा उसके हाथ में वही खंजर देखता है, लेकिन कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वे कुमाला की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पहले से ही उनसे बदला लेने के लिए तैयार थी। अब वह गुस्से में आ जाती है और उन पर हमला करती है और एक एक करके वह सभी बच्चों को बेरहमी से मार देती है। अगले दिन जब गांव में सभी बाकी बच्चों को खोज रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें पत्तियों के बीच सुकरों और करियों की लाशें मिलती है, जिसके पास कुमाला की वही गुड़िया थी जो आंट सैम ने उसे दी थी। जब आज सैम कुएं से पानी ले रही है तो पानी में खून देखकर वह डर जाती है। फिर जब सुखीर वहां आता है और चेक करता है तो उसे वहां सुपरी की लाश भी मिल जाती है। यह देखकर सोजीमान बहुत हैरान है। अब गांव वालों को खेतों में एक छड़ी के पास बाकी बच्चों की लाशें मिलती है। उसके चारों ओर 4 बच्चों की लाशें थीं और उनके सिर उस छड़ी में एक दूसरे के ऊपर मोतियों की तरह लुढ़के हुए थे। सभी गांव वालों ने इस भयानक दृश्य को पूरी तरह से समझ लिया था, लेकिन क्योंकि उन्हें बच्चों की लाशों के पास कुमाला की गुड़िया मिली थी, इसलिए वे सोचते हैं कि सोजीमान ने यह सब किया है। वे इस बारे में बात करने के लिए उसके घर भी जाते हैं, लेकिन सोजीमान एक अमीर आदमी था। वह उन्हें समझाता है और पहले सबूत मांगता है। अब सोजीमान के साथ साथ गांव वालों को भी कुमाला पर शक होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद सोजीमान को भी समझ नहीं आता कि कुमाला ने यह सब किया है या नहीं, क्योंकि उसने उसे बहुत कम चलते देखा है। लेकिन एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि वह कभी कभी चलती है, जिसके कारण शायद वह ऐसा कर सकती है। अब एक और बात उसके दिमाग में आती है कि अगर कुमाला ने यह किया भी है तो वह शेड से कैसे निकली। अब सोजीमान के दिमाग में यह विचार है और वह इस बारे में लाफस्तारी से बात करते हुए शेड में जाता है। वहां जाने के बाद उसे दीवार में एक बड़ा छेद मिलता है जो बोरियों से ढका हुआ था, जिसका मतलब है कि कुमाला रात में उस छेद से बाहर जाती थी। और अब सोजीमान को भी विश्वास हो गया कि गांव में मारे गए सभी बच्चों को कुमाला ने ही मारा है। लेकिन तभी लाफस्तारी उसे बताती है कि कुमाला ने यह सब नहीं किया, बल्कि सुमाला की आत्मा ने ऐसा किया, और लाफस्तारी ने भी उसे अपनी आंखों से देखा था। तब सोजीमान यह सब सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। सबसे पहले उसी दृश्य उसके सामने आता है जब उसने सुमाला को पैदा होते ही मार दिया था, और अब वह इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले वह उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन जब सोजीमान उससे वादा करता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा तो कुमाला उसे बताती है कि हाँ, यह सब सच है और यह सब सुमाला की आत्मा ने उससे करवाया था। वह कहती है कि उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब कुमाला अपने पिता को बताती है कि सुमाला की आत्मा ने उससे वादा किया है कि वह उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी जो उसे परेशान करते हैं। और सोजीमान यह सोचकर जल्दी से नीचे चला जाता है। नीचे जाकर वह सुखीर से कहता है कि कुमाला को शेद के अंदर जंजीर से बांधे, यानी उसे और अधिक कसकर बांधने के लिए कहता है। और वह खुद मिस्टर कुस्नो के पास जाता है, जो वास्तविक में एक तरह के जादूगर थे जो कुमाला को सुमाला से अलग करने में मदद कर सकते थे। अब सुखीर ने कुमाला को बांध दिया था और कुमाला अभी भी रो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी आंट सैम उसके पास आती है और उसे शांत करती है। वह उसकी देखभाल करती है। अब रात को कुमाला का 9वां जन्मदिन था और इस बार वह गिफ्ट में आंट सैम को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सुमाला ने कुमाला को बताया था कि वह 12 बजे उसे पोजेस करेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। इस मामले में कुमाला पोजेस होकर आंट सैम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब सैम वैसे भी उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह कुमाला के जिद पर मान जाती है और तुरंत उसका बेटा शब्दो उसे वहां से ले जाता है। शब्दो भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह यहां सोजीमान का काम क्यों छोड़ रही है, लेकिन अब सैम शब्दो को कुछ नहीं बताती। और अब थोड़ी देर बाद सुखीर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, लेकिन कुमाला को वह खाना पसंद नहीं आया। सुखीर तब भी उससे ठीक से बात नहीं करता, इसलिए कुमाला उसके सामने एक कॉकरोच खाना शुरू कर देती है जो उसे वाकई पसंद है। थोड़ा घृणित महसूस करते हुए सुखीर वहां से चला जाता है। सोजीमान भी कुस्नो के पास पहुंच जाता है। कुस्नो उसे सब कुछ बताता है
और कुसनो अपने बगल में रखे बर्तन पर कुछ मंत्र पढ़ता है और उस बर्तन में उसे तुकीना द्वारा की गई रस्म के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही उसे शैतान के साथ की गई डील की जानकारी मिलती है और जब सोजीमान उससे कुमाला को बचाने और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है तो कुसनो की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। वह कहता है कि शैतान बहुत गुस्से में है अपने बेटे की मौत के कारण, मतलब सुमाला की मौत के कारण, और आज रात सुमाला कुमाला को हमेशा के लिए नियंत्रित कर लेगी। और जैसे ही वह ठीक होता है वह सोजीमान को एक खंजर देता है जिससे सुमाला की शक्तियां कम होनी थीं। इसके बाद सोजीमान को कुमाला को कमजोर करना था और उसे कुसनो के पास लाना था और कुसनो उस पर एक रस्म करता है, लेकिन वह सोजीमान को यह भी चेतावनी देता है कि अगर बात हाथ से निकलने वाली है तो उसे उस खंजर को सुमाला के दिल में मारना होगा, क्योंकि वे जीवित लोगों की दुनिया में शैतान की बच्ची को नहीं छोड़ सकते, उसे दोनों को मारना होगा। सोजीमान इस बात से सहमत होता है और खंजर लेकर अपने घर चला जाता है। और जब रात को सुखीर सो रहा था तो उसे कुमाला की आवाज सुनाई देती है, जिसने फिर से खुद को मुक्त कर लिया था। जाहिर है वह पोजेस्ड थी। वह सुखीर के घर से बाहर आती है और रोने का नाटक करती है। जब सुखीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला खंजर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। सुखीर शुरुआत में बच जाता है, लेकिन अब वह इतना डर गया था कि वह सोजीमान के घर जाता है और अंदर से गेट बंद कर देता है। लेकिन कुमाला अपने पास के खंजर से कई बार गेट पर हमला करती है और गेट तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। और बाद में जब सुखीर उससे भागने की कोशिश करता है तो कुमाला उस खंजर को फेंकती है और उसकी छाती में घुसा देती है। इसके बाद उसने सुखीर का गला बुरी तरह से काट दिया। अब अगली बारी लाफस्तारी की थी। वह अपने कमरे में शांति से सो रही थी जब उसे कुमाला को पियानो बजाते हुए सुनाई देता है, इसलिए वह पियानो रूम में जाती है। जब लाफस्तारी वहां पहुंचती है तो कुमाला उसे देखकर मुस्कुराती है और उसकी ओर चलती है, और क्योंकि वह उसे भी मारना चाहती थी, लाफस्तारी ने प्रतिबिंब में देखा था कि सुमाला कुमाला से यह सब करवा रही है, इसलिए लाफस्तारी बहुत डर जाती है। अब वह कुमाला से प्यार से बात करती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुमाला उसकी नहीं सुनती तो लाफस्तारी दूसरे कमरे की ओर भागती है। तभी उसे रास्ते में सुखीर की लाश दिखाई देती है और उसे समझ आ गया कि उसका अंत करीब है, जिससे वह बहुत डर जाती है। अब लाफस्तारी जल्दी से एक कमरे में जाती है और अपने सामने एक बड़ी मेज रख देती है ताकि कुमाला उसे ना खोल सके। मतलब कुमाला पोजेस्ड है, लेकिन कुमाला पहले खंजर से गेट पर हमला करती है और जब गेट कमजोर हो जाता है तो वह उसे धक्का देकर गेट तोड़ देती है। अब यहां आपको लगता होगा कि इतनी छोटी लड़की यह कैसे कर रही थी। भाई, वह शैतान की बच्ची द्वारा पोजेस्ड है। अब सुमाला कुमाला के शरीर में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। अब लाफस्तारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया और स्थिति उसके हाथ में नहीं थी। यहां तक कि लाफस्तारी कुमाला को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह डर के कारण सोजीमान से कुछ नहीं कह सकी। यह सब जानने के बाद भी लाफस्तारी के शब्दों का सुमाला पर कोई असर नहीं होता। उसे लगता है कि लाफस्तारी चुप रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा कहते हुए वह लाफस्तारी के पैरों को बुरी तरह से चाकू से मार देती है और अब वह उसे मारने जा रही थी। वह पहले सीढ़ियों के नीचे सुखीर की लाश देखता है और फिर वह लाफस्तारी की लाश देखता है। अब लाफस्तारी की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि सुमाला को मारना और कुमाला के साथ बुरा व्यवहार करना, यह सब उसकी गलती थी और अब वह किसी भी कीमत पर उस गलती को सुधारना चाहता था। फिर वह कमरे में रखी रॉकिंग चेयर देखता है जहां कुमाला बैठी थी। सुमाला उसे उस पर बैठा रही थी। इसके बाद सुमाला कुमाला के शरीर के अंदर जाती है और सोजीमान की ओर बढ़ना शुरू करती है और वह उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। लेकिन जैसे ही सोजीमान घर से भाग गया, वह गांव तक जाने में कामयाब हो जाता है, जहां वह तुरंत आपातकालीन शोर मचाना शुरू कर देता है और जल्दी से गांव वालों को बुलाता है और उन्हें सुखीर और लाफस्तारी की मौत के बारे में बताता है। फिर यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत चिंतित हैं। वे तुरंत सोजीमान के साथ उस घर जाते हैं जहां लाफस्तारी और सुखीर की लाश देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है।
अब उन्हें वहां कुमाला नहीं दिखती। फिर सोजीमान उनसे कुमाला को खोजने के लिए कहता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर कुमाला को कुसनो के पास ले जाना चाहता था। लेकिन गांव वाले उसकी ठीक से नहीं सुनते और उन्हें लगता है कि कुमाला ने गांव के बच्चों को, सुखीर और लाफस्तारी को मारा है। वे तुरंत कुमाला को खोजने निकल पड़े। मूल रूप से वह खून से लथपथ थी। वह कहीं न कहीं सही थे, लेकिन सोजीमान जानता था कि कुमाला ने यह सब नहीं किया था। वास्तव में सुमाला ने ऐसा किया था और इसलिए वह गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर सोजीमान जल्दी से एक बोरी, कुसनो द्वारा दिया गया खंजर और एक रस्सी लेता है और खुद कुमाला को खोजने निकल पड़ता है। और जब वह शेड में जाता है तो कुमाला एक पल के लिए दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह वहां से भाग जाती है और खेतों में चली जाती है। इसलिए सोजीमान उसका पीछा करता है जहां कोई नहीं है। अब वहां मौका पाकर सुमाला अपनी बहन कुमाला के शरीर में सोजीमान पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सोजीमान भी पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और वह खंजर से उसे मारने जा रहा था क्योंकि चीजें वाकई हाथ से निकल गई थीं, लेकिन अब पूरी सच्चाई जानने के बाद वह कुमाला को मारना नहीं चाहता था और अब वह उसके शरीर को एक बोरी में भर देता है और पास बैठकर रोने लगता है। सुमाला भी बोरी में जाग गई थी, जो हर चीज के लिए सोजीमान को दोष देती है और उसे और रोने पर मजबूर करती है। अगले ही पल वह बोरी से गायब हो जाती है और वह फिर से सोजीमान पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार सोजीमान ने खंजर से उस पर हमला करने की हिम्मत की जो कुसनो ने उसे दी थी। अब क्या होता है कि सुमाला की हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुमाला वापस जीवित हो जाती है और सोजीमान को बताती है कि जब से वह कुमाला के शरीर में आई है, कुमाला के शरीर में बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे उसके दांत हट गए हैं और उसके नुकीले दांत आ गए हैं और उसके बाल भी गायब हो गए हैं। यहां तक कि उसका दिल विपरीत दिशा से दाईं ओर शिफ्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि सोजीमान ने गलत जगह पर हमला किया और सुमाला ने उसे धोखा दिया। अब सुमाला पहले खंजर से सोजीमान का पेट काट देती है, जिसके कारण उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ जाती है और फिर वह लकड़ी के 2 टुकड़े उठाती है और सोजीमान की आंखों में डाल देती है, जिसके कारण सोजीमान की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अगले दिन सभी गांव वालों को खेत में क्रॉस पर लटकी सोजीमान की लाश मिलती है, जैसे सोजीमान कुमाला को सजा देने के लिए लटकाता था। यहां तक कि कुसनो को सजा देने के लिए भी कुमाला ने उसे उसके अपने खंजर से बुरी तरह मार डाला, यानी शैतान की बच्ची ने बदला ले लिया। अब यह दृश्य वर्तमान समय में वापस आता है, जहां शब्दों अपनी कहानी बताकर इसे समाप्त करता है कि तभी से ऐसा माना जाता है कि सुमाला यानी शैतान की बच्ची उस गांव में है और इसलिए किसी भी बच्चे को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए शुरुआत में अब्दी और उसके दोस्तों को बताया गया था कि उसे वहां से जल्दी आ जाना चाहिए, रात का इंतजार मत करो। यह जानकर सभी गांव वाले अपने घरों से सुमाला के लिए चढ़ावा रखते हैं ताकि वह उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन रात में हम देख सकते हैं कि ट्रिस का पिता सच्चाई जानने के बावजूद चढ़ावा नहीं रखता, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि ट्रिस को अब्दी ने मारा था, सुमाला ने नहीं। लेकिन अब जब वह रात में अपने घर से बाहर आता है तो वह अपने सामने सुमाला को देखता है, जो एक आदमी के विकृत शरीर को खा रही थी। इसके साथ हमें एक नोट दिखाया जाता है कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।